उन्होंने वहाँ बताते थे कि कभी 5 सेर वज़न भी नहीं उठा के देखा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं बादशाह थी। थे। बादशाह थे, काम करने वाले, उनसे मालूम होता था कि वहाँ पर जो बिज़नेस था, जो मैंने उनसे बुज़ुर्गों से सुना, तो बिज़नेस तो किराड़ लोगों के पास, हिंदू लोगों के पास था, और लेबर क्लास मुस्लिम्स हुआ करती थी, या और भी होते होंगे। कभी ऐसी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। वही मलमल के और बोस्की के कुर्ते पहनना और शान से रहना, और यहाँ आके उन्हें क्या नहीं करना पड़ा। हम तो वो कहानियाँ याद करके काँप जाते हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ बर्दाश्त किया। मैंने यूँ लिखा है कि 1947 की बात है। सदियों से हमरंगी के आलम में रह रहे सादा लौह इंसानों को चंद सियासतदान ये समझाने में कामयाब हो गए कि वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान हैं, इसलिए अब उनका साथ साथ रहना मुमकिन नहीं। नतीजतन ज़मीन के दामन पर चंद लकीरें खींच दी गई, सांझी विरासत हिंदू पानी और मुसलमान पानी में तकसीम हो गई, और वजूद में आ गए भारत और पाकिस्तान। कुछ लोगों के सियासी मकासद पूरे हुए, और उसके एवज़ में लाखों हिंदू और मुसलमान सरहद के दोनों अतराफ से अपने टूटे फूटे वजूद और शिकस्ता अरमानों के साथ अपने अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी नामुरादी के आलम में मेरे आबा व अजदाद ने अपनी उस ज़मीन को, जिस पर उनके पुरखे सदियों से आबाद थे और जिसे मियाँ वाली कहा जाता था, वही मियाँ वाली जिसके बारे में जनाब त्रिलोकचंद महरूम ने फरमाया था, हज़रत महरूम से महरूम है, अब मियाँ वाली नहीं, को खैरबाद कहा, और इंसानी तारीख़ की सबसे अलमनाक और खूंरेज़ हिजरत के शाहिद और शिकार होकर उस इंसानी सैलाब में बहते हुए शुमाली हिंदुस्तान के देहरादून शहर में आ लगे। इसी शहर देहरादून में 1952 के दिसंबर माह की 28 तारीख को जनाब जी, मुझे अब तक इस एक सफ़र में बहुत कम लोग मिले हैं जो खरबंदा खास से। मैंने एक लास्ट वीडियो किया था तो बहुत सारे खरबंदाज के कॉल्स आ गए थे, और आज मैं देहरादून में हूँ और एक ऐसे खरबंदा साहब के साथ हूँ जिनके साथ फ़ोन पे तो बहुत लंबे अरसे के साथ समय से बातचीत चल रही है, लेकिन मिलना मिलना आज हो रहा है। अब ये जनाब कौन हैं, क्यों हैं, और कौन से वाले खरबंदाज हैं, वो ये खुद बताएंगे। तो खरबंदा साहब नमस्कार। खरबंदा साहब, हमने चांद साहब के हवाले से शुरू से लेके आज तक बातें शुरू की हैं, जी और जी आप देहरादून के यहाँ। बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं कि चांद साहब क्योंकि मुल्तानी ज़बान के भीषम पितामह रहे, तो जी उस ज़बान से आपका क्या वास्ता है, और आपके बुजुर्गवाद कहाँ से थे? मेरे बुज़ुर्ग जो आए, मेरे अजदाद हम उर्दू में कहते हैं, जी मेरे पूर्वज जो जी आए, जी। वो ज़िला मियाँ वाली के कलूर कोट के इलाके के थे। कलूर को। कलूर कोट के, और कलूर कोट और दरिया ख़ान में, जैसा कि मुझे मालूम हुआ, उनके बिज़नेस वगैरह चलते थे। अब ये तो पॉलिटिकल डिसीज़न थे या क्या थे, जिस वजह से भी सब कुछ हुआ और सब भुगतना पड़ा। हमारा तो खैर, मेरा तो जन्म आज़ादी के भी 5 साल बाद हुआ, लेकिन जो कुछ बुज़ुर्गों से सुना, बहुत दर्दनाक। उन्होंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेल के जाने कैसे किसी की जान बच पाई, किसी कोई आ पाया, कोई अपने पीछे जो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है क्या क्या हुआ। जो लोग मर गए उनका संस्कार तक नहीं कर पाए, पीछे मुड़ के भी नहीं देख पाए, और आए और यहाँ आके किसी तरह से अपना सर्वाइवल जोड़ा उन्होंने, किसी तरह से। कुछ लोग मैं जानता हूँ आज तक भी ज़िंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। बिल्कुल। कुछ लोगों के साथ तो चलो ठीक है, उन्होंने मेहनत की, सर्वाइवल के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की। मेरे अपने बुज़ुर्ग, मेरे पिताजी जीवन दास जी खरबंदा, उन्होंने वहाँ बताते थे कि कभी 5 सेर वज़न भी नहीं उठा के देखा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं बादशाह थी। थे। बादशाह थे, काम करने वाले, उनसे मालूम होता था कि वहाँ पर जो बिज़नेस था, जो मैंने उनसे बुज़ुर्गों से सुना, तो बिज़नेस तो किराड़ लोगों के पास, हिंदू लोगों के पास था, और लेबर क्लास मुस्लिम्स हुआ करती थी, या और भी होते होंगे। कभी ऐसी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। वही मलमल के और बोस्की के कुर्ते पहनना और शान से रहना,
और यहाँ आके उन्हें क्या नहीं करना पड़ा। हम तो वो कहानियाँ याद करके कांप जाते हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ बर्दाश्त किया, कैसे कहा जा सकता है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि जो कुछ हमने सुनी सुनाई कहानी पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जिन लोगों पर गुजरी होगी, क्या क्या नहीं गुजरी होगी, मैं कैसे कहूँ। आपके परिवार की जो ये आप बीती है ये मैं सुनूंगा, लेकिन मुझे ज़रा सा हवाला उस बात का दीजिए कि चांद साहब आपके इतने आपको अपना अजीज समझते थे और बड़ा प्यार करते थे, अक्सर जिक्र मेरे साथ भी होता था। चांद साहब का जब भी ज़िक्र आता है, बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत। जितने मतलब अदब में, जितने उर्दू साहित्य में जितना बड़ा उनका नाम था, उतने ही प्यारे इंसान थे, बहुत ही। और मेरी तो खुशकिस्मती ऐसी रही, मैं सन 63 से, आज से 61 बरस पहले की बात है, जब मैं यहाँ देहरादून के मिशन स्कूल में मैंने दाखिला लिया, तो उर्दू एज ए सब्जेक्ट मुझे मिल गया। तो यानी आज 61 बरस से उर्दू के साथ जीते जीते क्या बात। मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि इसी सफ़र में चलते चलते महेंद्र प्रताप चांद साहब से भी मेरी मुलाकात हो गई, और उन्होंने जितना जितना प्यार मुझे दिया, यकीन से बाहर है। मैं बिना जान पहचान के, मैं उन्हें जानता तक नहीं था। मेरी पहली किताब जब आई उर्दू में, और मैंने उनसे कहा कि आप इस किताब के इजरा यानी विमोचन के टाइम पे देहरादून आ जाएं, तो यकीन कीजिए वो देहरादून आए। जब देहरादून आए, मैं उन्हें पहचानता नहीं था, वो मुझे नहीं पहचानते थे। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर उन्होंने आना मंजूर किया, जबकि मुझे ये भी मालूम हुआ था कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो चुकी थी उनके बेटे के साथ कि उन्होंने कहीं आना जाना छोड़ रखा था। लेकिन फिर भी वो आए, तो मैं तो वो उस एहसान को तो कभी उतार ही नहीं पाऊँगा। और अब तो इस बात का भी बहुत मलाल है कि अब वो रहे नहीं, हमसे जुदा हो गए हैं, तो मुलाकात भी अब क्या हो। लेकिन चांद साहब जैसी शख्सियत, ऐसे लोग रोज़ रोज़ दुनिया में नहीं आते हैं साहब। तो इसीलिए ना जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो चांद साहब को बहुत प्यार करते थे या चांद साहब जिन्हें बहुत प्यार करते थे, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि चांद साहब मुझे बेटे से ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा वो कहते थे कि तू मेरा दूसरा मन हो जाए। और दूसरी बात एक और है, चांद साहब से रिश्ता एक और तरह से भी जुड़ा कि मियाँ वाली कलूर कोट के जिस स्कूल में मेरे पिताजी पढ़ा करते थे, उसी स्कूल में जगन्नाथ भी पढ़ते थे, जिनको बाद में प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब के नाम से जाना गया। उस वक्त तो जगन्नाथ थे, क्योंकि दर्जा 4 की बात थी। और उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे, वो उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम था, तिलोकचंद महरूम साहब। जी। बहुत बड़ा नाम था। और चांद साहब से कड़ियाँ ऐसे जुड़ती हैं कि जब वहाँ पर कोई परेशानी हो गई थी, तो वहाँ अंग्रेज़ इंस्पेक्टर आया। ये चांद साहब की ज़बानी मैंने सुना है, कुछ फसाद हो गया था, तो अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने कहा कि उनसे, महरूम साहब से, कि आप शरीफ इंसान हैं, आप इनसे नहीं निपट पाएंगे, आप यहाँ से ट्रांसफ़र ले लीजिए, मैं सिफारिश कर दूँगा। तो उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, और उस स्कूल में हेडमास्टर बने चांद साहब के पिताजी लाला सोबराज नारंग। ये कड़ियाँ यहाँ जुड़ती हैं। तो जब मुझे इन बातों का पता लगा, तो पहले जगन्नाथ साहब मेरे बहुत प्रिय शायर हैं, और उनकी जो आप ये देखिए कि उनका शेर मुझे इतना हैरान करता है, और मेरे लिए बहुत बड़ी एक तरह से दौलत है। और सभी सुनने वालों को, और जितने भी लोग लिखने पढ़ने के शौकीन हैं, उनको ये शेर ज़रूर याद रखना चाहिए। मैंने इसे अपनी किताब के पहले पेज पर फ्लैप पे भी जगह दी है, और पहले किताब में भी शामिल किया है। और ये जनाब वही है ना जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था, और कुछ अरसे तक वो वहाँ बरकरार रहा। तो जगन्नाथ साहब का ये शेर, इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये है कि उस दावे पे शर्माया बहुत। इतना बड़ा शेर है, इतना जगन्नाथ साहब का मेरे जहन दिल में इतना बड़ा मुकाम है कि मैं इस शेर को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और उसी सिलसिले से जब चांद साहब से मुलाकात हुई, चांद साहब ने तो, मैं क्या कहूँ कि उनसे क्या कुछ मिला है, शायरी में तो मिला ही है खैर, लेकिन जिस किस्म के इंसान थे,
मैं एक बार पहले अभी कह चुका हूँ आपसे कि बिल्कुल, ऐसे लोग ईश्वर दोबारा ऐसे नहीं। रोज लोगों को बार बार नहीं भेजता, क्योंकि ये ऐसे कम लोग इतने कम बनाए जाते हैं, हाँ, इतने कम बनाए जाते हैं कि बस वो अपनी मिसाल अपने आप खुद ही होते हैं। बिल्कुल। मैं वो ज़रूर सुनना चाहूँगा जिसका ज़िक्र आपने मुझसे किया था कि मैंने एक सफ़े पे उस मंज़र के बारे में लिखा है कि हाँ, कुछ इस तरह से मंज़र था कि जब विभाजन हुआ, बँटवारा हुआ, तो वो इस तरह का मुझे ऐसे ख़यालात आते हैं, जो आपने उर्दू वाली उस किताब में लिखा हुआ है अपना। जी, वो वैसे ये जो उर्दू वाली किताब है, ऐसा हूँ मैं, उर्दू और हिंदी दोनों में अच्छा, है, दोनों में। और इसमें ये 2009 में छपी थी। जी, इसमें क्या हुआ था कि चूँकि वैसे तो ये आर्टिकल काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको उतना हिस्सा सुनाता हूँ जो हमारी पुरानी यादों से, बुज़ुर्गों की बिल्कुल, यादों से और बिल्कुल। मियाँ वाली की यादों से जुड़ा हुआ है। और हमारे दर्शकों से जुड़ा हुआ है। इत्तेफाक और देखिए, हाँ, मैं देहरादून में जिस इलाके में अब रह रहा हूँ, हाँ। उस इलाके का नाम मियाँ वाला है। ओहो! यानी कि आप ही के बुज़ुर्गों आप ने आके बताया हुआ होगा। मियाँ वाला, तो उसमें क्या है कि वो इलाका, लेकिन वो ई क्यों नहीं है? ई शायद इलाकाई फ़र्क होता है। कहीं देखिए, कहीं वाला होते हैं, हाँ, देहरादून में वाला बहुत हैं, हर्रा वाला, डोई वाला, डोभाल अच्छा। वाला, बकराल वाला, 100 से ऊपर वाला है, 108 के करीब। मैंने अपनी, मेरी एक साइट है अपना देहरादून, हाँ, उसमें मैंने शायद 97 98 तो रकम कर रखे हैं, जितने मुझे वाला, मालूम है। आप वाला से। देखेंगे, राय वाला है, हाँ, डोई हाँ, वाला है, हाँ। हर्रा वाला है, बकराल वाला, डोभाल वाला, डालन वाला। तो ये सब अलग अलग जगह की रिवायत होती है। तो वहाँ मियाँ मियाँ वाला वाली भी है। और मियाँ वाला में मैं इस वक्त रहता हूँ। तो बिल्कुल मेरे घर से एग्जैक्टली मियाँ वाला तो नहीं, बिल्कुल सामने आधा किलोमीटर दूर लोकेलिटी है। तो वो मियाँ वाली भी इसी हवाले से यादों में बसा रहता है, बुज़ुर्गों की यादें भी साथ साथ चलती हैं। तो मैं इसमें सिर्फ वो हिस्सा आपको सुनाना जी, चाहता हूँ मैं भी मेहता वही साहब, सुनना चाहूँगा। कि जो मेरा भी तारुफ है, और जो मियाँ वाली की, अपने मियाँ वाली की भी और अपने बुज़ुर्गों की याद दिलाता रहता है। जी। मैं तो कभी नहीं जा पाया। तो मैंने यूँ लिखा है कि 1947 की बात है। हुँ, सदियों से हमरंगी के आलम में रह रहे सादा लौह इंसानों को हुँ, चंद सियासतदान ये समझाने में कामयाब हो गए कि वो हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान हैं। इसलिए अब उनका साथ साथ रहना मुमकिन नहीं। नतीजतन ज़मीन के दामन पर चंद लकीरें खींच दी गई। सांझी विरासत हिंदू पानी और मुसलमान पानी में तकसीम हो गई, और वजूद में आ गए भारत और पाकिस्तान। कुछ लोगों के सियासी मकासद पूरे हुए, हुँ, और उसके एवज़ में लाखों हिंदू और मुसलमान सरहद के दोनों अतराफ से अपने टूटे फूटे वजूद और शिकस्ता अरमानों के साथ अपने अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर हो गए। हुँ, इसी नामुरादी के आलम में मेरे आबा व अजदाद ने अपनी उस ज़मीन को, जिस पर उनके पुरखे सदियों से आबाद थे और जिसे मियाँ वाली कहा जाता था, वही मियाँ वाली जिसके बारे में जनाब त्रिलोकचंद महरूम ने फरमाया था, हज़रत महरूम से महरूम है, अब मियाँ वाली नहीं, को खैरबाद कहा, और इंसानी तारीख की सबसे अलमनाक और खूंरेज़ हिजरत के शाहिद और शिकार होकर हुँ, उस इंसानी सैलाब में बहते हुए शुमाली हिंदुस्तान के देहरादून शहर में आ लगे। इसी शहर देहरादून में 1952 के दिसंबर माह की 28 तारीख को इस दुनिया से मेरा तारुफ हुआ। तो मैंने अपना परिचय देने की इसमें कोशिश की है, और अपने हिसाब से जो कुछ मैंने बुज़ुर्गों से सुना था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। और मेरे साथ तो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी समझिए जुड़ी हुई, मेरे परिवार के साथ भी नहीं, मेरे ख़ास परिवार, मेरे परिवार का मतलब, मेरे परिवार में तो मेरे चाचा भी थे, हुँ, 2 चाचा भी थे, मेरी बुआ भी थी, और लोग भी थे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पिताजी के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पिताजी के लिए 2 बार पाकिस्तान बना। ये बहुत अजीब कहानी है। हुँ। एक बार वहाँ। एक बार 1947 में बना, सब कुछ लुट गया, बिल्कुल उजड़ के, वही कपड़े पहने हुए और उन्हीं में चले आए। यहाँ आके जैसे जैसे तिनका तिनका जोड़ के कुछ रहने का हिसाब किया। पहले कोटकपूरा में रहे कुछ टाइम, तब मैं इस दुनिया में नहीं था। फिर सोनीपत में रहे। सोनीपत में क्या हुआ था कि गांधी जी के कहने पर, आपको याद होगा कि
जो ब्रिटेन की मिलों से कपड़ा बन के आता था कॉटन, उसको जला दिया गया था, होली जला दी गई थी, बहिष्कार कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ कपड़े की प्रोडक्शन बहुत कम थी, मोटे कपड़े की, तो उस समय राशनिंग होती थी। तो जैसे जो वहाँ से आए, जिनको उस समय रिफ्यूजी और शरणार्थी कहा जाता था, आज तो चलो ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमें इस देश ने शरणार्थी कहना छोड़ दिया। पाकिस्तान की बात अलग है, आज भी अलग है, आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से, मैं तफसील में नहीं जाता हूँ। तो क्या हुआ कि रिफ्यूजी होने के नाते जैसे कोटा मिलता, किसी को प्लॉट दिए गए, किसी को बैरेक्स छोटे छोटे घर दिए गए, पैसा भी दिया गया, बसाया गया। तो हमारे पुनर्वास के लिए सरकार ने मेरे पिताजी को कपड़े की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा। तो मिल से माल उठाते थे। अब आप बताइए, जब पूरे डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगी तो हर आदमी ने हमसे ख़रीदना होता था। तो मिल से हम माल उठाते थे मेरे पिताजी, और उसको मोटा कपड़ा उसको घर में ब्लीच करते थे अमोनिया से। मेरी बड़ी बहन यहाँ पर लक्ष्मी खंडूजा हैं, उनके पेट पर आज भी अमोनिया से जलने का निशान है। 2-4 साल की रही होंगी, खेलते खेलते कुछ चींटे पड़ गई। तो साहब 3 साल के अंदर अंदर सोनीपत में इतने अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश हो गए कि पाकिस्तान बनने का और अपना वतन, आबाई वतन छोड़ने का जो गम था वो भूल गया। ये हुआ कि चलो अब ठीक है, वहाँ से आ गए, जो होना था हुआ, और अब हम ज़िंदगी में सेटल हो गए, कारोबार चल निकला है, तो ठीक है, ईश्वर को यही मंजूर होगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन कैबिनेट की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में ये फैसला होता है कि अब हम मोटे कपड़े के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अच्छा। इसलिए इसकी राशनिंग ख़त्म की जाए। राशनिंग ख़त्म कर दी गई, कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया। और मेहता साहब, आप देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि जो थान 22 रुपये में ख़रीदा गया था वो 6 रुपये में बेचा गया, और पूरे डिस्ट्रिक्ट का स्टॉक। दूसरा पाकिस्तान बन गया, दूसरी बार पाकिस्तान बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने, उनका दिल ऐसा टूटा कि वो देहरादून आ गए। देहरादून में भी उस इलाके में रहे। देहरादून में बहुत सी लोकेलिटीज़ ऐसी हैं, पटेल नगर है, प्रेम नगर है, जहाँ पर पंजाबियों की, विस्थापित पंजाबियों की अच्छी आबादी है। लेकिन दिल टूटा हुआ था इन सब से, आबादी से दूर जहाँ जंगल हुआ करता था, वहाँ जाके अपना आशियाना बनाया। और उनके साथ उनके एक और दोस्त थे, फ़कीर चंद रुड़की के। इन दोनों ने, इनका दिल ऐसा टूटा कि उसके बाद उन्होंने क्लेम के फॉर्म भी नहीं भरे कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और मेरे पिताजी थोड़ी बहुत टेलरिंग जानते थे। टेलरिंग इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में टेलरिंग नहीं करते थे, उस समय एक शौक हुआ करता था, एक हॉबी होती थी कि ये कमीज ये कमीज मैंने खुद सी ली है, वो हॉबी थी। और एक उनके पास मशीन थी, डावर एंड कंपनी लाहौर की बनी हुई, किसी तरह से वो ले आए थे। और मुझे याद है साहब कि हम छोटे होते थे और रोज़ शाम को पिताजी के कंधे हम दबाते थे, वो सारा दिन मशीन चलाते थे। वो ज़माना था साहब, क्या कहें। तो ये 2 बार पाकिस्तान बनने की जो कहानी है, ये शायद आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगी कि शायद ही कि मेरे चाचा आर्मी में चले गए, कर्नल टीसी खरबंदा, सगे चाचा, वो रिटायर हुए। मेरे दूसरे चाचा ने भी बिज़नेस किया, और सब लोग हमारे आए, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, दिल्ली में सेटल हो गए। कुछ लोग चंबल के किनारे वहाँ बसाए गए। अच्छा। मध्य प्रदेश में चंबल के किनारे भानपुरा एक जगह है, रावत भाटा है, भानपुरा है, चंबल डैम है, मनासा है, नीमच है, वहाँ बसाए गए। बंजर ज़मीनों में उन्होंने आबाद किया, मेहनत की। लेकिन मेरे पिताजी का, मैंने आपको कहानी सुनाई कि ये कहानी बहुत अजीब कहानी है कि जब 3 साल में किसी तरह से मेहनत करके, और बहुत अच्छा, आप देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर काम हमारे पास होगा, मिल से डायरेक्ट कपड़ा उठा के उसको ब्लीच करके वाइटनेस आ जाती थी, मार्किन वगैरह, और उसको फिर बेचा जाता था। लेकिन अगर वो रातों रात अगर उसमें से राशनिंग हट गई, और रातों रात, यानी मैंने आपको कहानी सुनाई कि 22 रुपये की खरीदी हुई चीज़ 6 रुपये में बेची, और पूरे डिस्ट्रिक्ट का सामान इतना स्टॉक बेचा, तो आप बताइए कि क्या गुजरी होगी। मैं समझ सकता हूँ। ये तो वही हुआ ना कि जी रातों रात नोटबंदी हो गई। हाँ, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए। हमारे लिए तो वही था। लेकिन हाँ, 3 साल के अंदर अंदर फिर ऐसा हो जाना
एक और छोटा सा शक सा है कि मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था खरबंदाज की ईमानदारी के बारे में। मुझे जी एक शख्स जी थे, जी 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 तो मैंने देखा था, हाँ, तो बिल्कुल देखा। उससे उसमें मैंने एक सवाल ये भी किया था कि उनसे कहा था कि आप खरबंदाज कैसे हैं, कि आप वहाँ कहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो एरिया तो आप लोगों को मिला नहीं था, और वो मियाँ वाली के शख्स थे, तो वो कहीं और बैठे हैं इस टाइम मुरादाबाद साइड में। अच्छा। तो वो कहने लगे कि नहीं, आए तो हम इधर ही थे, बाद में इधर मूव कर गए। बाद में मूव कर। तो खरबंदाज मुझे अपने इसमें बेल्ट में, अपने इस कम्युनिटीज़ में नहीं मिले हैं। जैसे कि मुझे कुलभूषण खरबंदा मिले, तो वो भी कहते हैं कि मुझे ये ज़बान नहीं आती, बट आपको ये ज़बान आती है, बट आप खरबंदा हैं। तो वो क्या है, कौन से वाले खरबंदाज हैं आप? तो जो हमारी जो रूट्स हैं, हाँ, रूट्स तो वहीं कलूरकोट, हाँ, दरिया खान, हाँ। ज़िला मियांवाली की ये जी, जी, तहसीलें जी, थी। जी। अब हम तो देहरादून के, हम तो आज़ादी के बाद के पैदाइश हमारी हुई, बिल्कुल। विलादत हुई। हाँ। विलादत लफ्ज़ एक बहुत बहुत बढ़िया लफ्ज़ है उर्दू का। इसके मायने क्या? हाँ, मायने मैं बताता हूँ। विलादत लफ्ज़ बना है वालिद से, अच्छा। यानी पिता से। जी, जी, जी। और ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। भाई बाकी जो जानवर होते हैं उनके वालिद का नाम किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन इंसान ही एक ऐसी कौम है जिसके वालिद का नाम मालूम होता है। तो हम ये कहते हैं, जैसे हमारे घर में गाय, सुअर, कुत्ते, जी, जी, बिल्ली जी, हैं, तो हम कभी नहीं कहते कि कुत्ते के बच्चे की विलादत हुई है, क्योंकि वो उसके पिता का जी, नहीं पता होता। जी, जी। लेकिन इंसानों में चूंकि पता होता है, तो सिर्फ इंसानों के साथ विलादत का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है कि उसके जन्म को विलादत कहा जाता है, वालिद से जोड़कर। वाह। तो चलिए, मेरा सवाल तो वही रहा, वो उसका जवाब लोग दे देंगे कि खरबंदाज और कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कौन हैं, वो दे देंगे। हालांकि आप भी जानते होंगे, हमारे कलमकार हैं अंजू खरबंदा, बिल्कुल उसने भी बिल्कुल मुझसे बिल्कुल। वही पूछा, क्योंकि उसके जो ससुराल हैं वो खरबंदाज हैं, वो खरबंदा नहीं है, मतलब उसके पिताजी खरबंदा नहीं है, वो तो मुल्तान साइड से ही हैं। तो उनसे भी यही बात मैंने की थी। तो ये, क्योंकि मुझे रहता है कि हाँ, कोई एक सवाल अगर है तो उसे छू लिया जाए, शायद उसका आंसर, उसका जवाब कहीं ना कहीं से मिल जाए, क्योंकि हमारे देखने वाले बड़े ना सवाल बहुत करते हैं, और मुझे इनसे ही वो सवाल मिलते हैं। जी। तो आपसे था। और बाकी रही वो कहानी जो आपके परिवार की है, वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहूँगा, और इस वीडियो के बाद दुआ कीजिए हम लोग इस टूर में वो कर लें। तो खरबंदा साहब, मुझे आपकी कौन सी किताब मिलेगी, वो आप बता दीजिए। मेरी वैसे तो बहुत सी किताबें आई हैं, ऐसा हूँ मैं, क्या अर्ज़ करूँ, माज़रत, और इसके बीच में एक दो और हैं, परवाज़ गज़ल वगैरह, और किताबें भी हैं। एक किताब मैंने बैंकिंग पर की है। तो ये सब तो सफ़र चलता रहता है, क्योंकि उर्दू से मेरा ताल्लुक़ बचपन से ही जुड़ा हुआ है, और मैंने अपनी किताब में लिख भी दिया ये है। अच्छी चीज़ है ना, आपने एक तरफ उर्दू और एक तरफ हाँ हिंदी हाँ पूरी हाँ जी, किताब हाँ में जी, दिया हाँ है, जी। ताकि मुझ जैसे लोग उर्दू पढ़ पाएं। उर्दू मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले अब कम हो गए हैं, तो इस शहर में इस तो वजह बहुत से कम होंगे, आपके साथ के कितने होंगे? अब कम होते हम जा उम्र रहे तो हैं। बहुत कम होंगे हम उम्र तो कम हैं, हम आपके। उम्र, हाँ। और अगली जनरेशन में सागर हैं मेरे अजीज़, ये मुझे बहुत खुशी होती है कि इस उम्र में भी सीख रहे हैं। उर्दू लिखना पढ़ना सीख के शायरी कर रहे वाह हैं। वाह वाह। और मैं ख़ास बात एक ये बताना चाहूँगा कि मेरी ये किताब आई है, ये माज़रत। माज़रत का मतलब होता है क्षमा जी, याचना। बिल्कुल, और माफ़ी। मैं क्षमा याचना में इसलिए करता हूँ कि इसमें उर्दू की मैंने उस फॉर्मेट का, उस विधा को लिया है जिसे मुखम्मस कहते हैं, खमसा भी कहते हैं, तज़मीन भी इसका नाम है। इसमें किसी का, शायर का एक शेर लेकर और उस पर 3 लाइन और लगाई जाती हैं। अपनी शेर तरफ की से। 2 लाइन होती हैं, 3 और लगा के 5 बनाई जाती हैं। लेकिन वो इस तरह से, जैसे बैतबाजी होती थी पहले, कि एक दे दिया जाता था लफ्ज़, और उस हाँ, पे फिर वो, उस पर एक्सटेंशन समझ क्योंकि लीजिए। बाकी अब आपने ये, कहा कि आपने 3 लाइनें खुद की हाँ, हैं। 3 लाइनें, लेकिन ये इसमें ये इतना मुश्किल काम है, दिखने में बहुत छोटा लगता है कि 3 ही लाइन डालनी है। ये इतना मुश्किल काम है कि इस पर बहुत कम शायरों ने काम किया और बहुत कम काम किया। मेरे पब्लिशर ने भी इसमें देखिए साफ तौर पर लिख दिया है कि हैरत की बात है कि इस सिन्फ में काम ना के बराबर ही हुआ, गाहे बगाहे किसी शायर ने 10-12 खमसे कहे और बात बस हुई। और इसमें कितने हैं? इसमें 100 खमसे हैं। अरे वाह। और इसके लिए आपकी दुआएं बहुत काम आई हैं मेरे, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
अच्छा जी, और ये 2024 का ही तो है? जी 2024 का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इस किताब को। इसे आप पढ़ ही दें ज़रा। हाँ, इसमें लिखा है कि द रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्ड ए बुक ऑन उर्दू पोइट्रीज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन फॉर्मेट, ये खास जी बात जी है, जी, बिल्कुल। ऑलमोस्ट फॉरगॉटन फॉर्मेट मुखम्मस और खमसा। द बुक नेम्ड माजिरत comprises 100 मुखम्मस and has the distinction of being the first and only complete book in this format। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं कि मुखम्मस खमसों पर ही पहली, खमसों की पहली, अच्छा। शायद मैंने ब्रैकेट में इसलिए लगा, देखिए इतनी गुंजाइश तो रखनी नहीं चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन ये अभी तक मुझे मालूम, जितना भी मुझे इनपुट मिला है मेरे पब्लिशर से, मेरे पब्लिशर जो हैं मंगल नसीम साहब, वो खुद बहुत बड़े शायर हैं और शायरी की किताबें ही छापते हैं, उनका भी दावा ये है कि अभी तक ऐसी किताब कोई नहीं आई है। इस पर पुख्ता नशीनी और भी हो जाएगी जब आपकी ये वाली बात सरहद पार पहुंचेगी, तो वो भी बता देंगे कि इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पे हैं या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हिंदुस्तान वाले भी बता देंगे कि जो खरबंदा साहब नहीं बता रहे हो हैं भी सकता है कहीं हो। हाँ। अभी तक जितना मुझे मालूम हुआ कहीं से नहीं आया। और मैं इत्तफाकन जिक्र आया जगन्नाथ साहब का, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके शेर पर जो मैंने काम किया है वो मैं सुनाऊं। इसमें 2 मिसरे जो हैं, 2 पंक्तियां जगन्नाथ साहब की हैं और पहले की 3 मेरी हैं। जगन्नाथ साहब ने कहा, इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये है कि उस दावे पे शर्माया बहुत। तो मैंने 3 पंक्तियां यूं लगाई हैं कि हर घड़ी रहता था तारी मुझ पे नशा इल्म का, मैं सुनाता फिर रहा था सबको किस्सा इल्म का, था तकब्बुर मुझको पाया है खजाना इल्म का, इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये है कि उस दावे पे शर्माया बहुत। जगन्नाथ साहब से, क्योंकि मेरे पिताजी के हम जमात थे, क्लासमेट थे, और उनके पिताजी जगन्नाथ साहब के पिताजी जगन्नाथ साहब, बार बार मैं कह भी रहा हूँ, लेकिन जब वो चौथी जमात में पढ़ते होंगे तो सिर्फ जगन्नाथ ही थे ना। बाद में बहुत बड़ा नाम हुआ उर्दू अदब का, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। तिलोक चंद महरूम उनके पिताजी भी बहुत बड़ा उर्दू अदब के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, और प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब जिनको हम आज याद कर रहे हैं। मैंने इस किताब में मेहता साहब एक और ख़ास बात ये की है कि जितने मैंने शायर लिए हैं उन सब के जन्म की और इस दुनिया से जाने की तारीखें लिखी हैं। ये एक बहुत, इसमें मुझे बहुत वक्त लगा। रिसर्च करनी पड़ी। अब देखिए जगन्नाथ आज़ाद साहब का 1918 का जन्म है और 2004 में उनकी वफ़ात हुई है, ये मैंने लिखा। और इस किताब में जो सबसे पुराना शायर है वो जलालुद्दीन रूमी हैं, कीनिया के, 1207 में जिनका जन्म हुआ था। और ऐसे आपने 100 लिए हैं? 100 शायर आपने लिए? जी 100 मुखम्मस हैं, कुछ रिपीट भी हुए हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब के 2-3 शेर 4 शेर होंगे, ऐसे रिपीट भी हुए हैं। लेकिन मैंने जितने भी जो शायर लिए हैं उनकी दोनों तारीखें लिखी, और जो शायर इस किताब के होते तक, छपते तक हमारी खुशकिस्मती से दुनिया में मौजूद थे, जैसे राजेंद्र नाथ रहबर साहब, अब तो चले गए हैं वो, राजेंद्र नाथ रहबर साहब, उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ। तो राजेंद्र नाथ रहबर साहब का, चूँकि उस समय ठीक थे, वो थे मौजूद, तो मैंने उनकी सिर्फ जन्म की तारीख लिखी है 1931, और आगे की तारीख में लिखा है सलामत रहें, आप देख सकते हैं, अब नहीं हैं। तो ये सब मैंने सब शायरों के साथ, एक ये लोगों के लिए एक रेफरेंस भी हो जाएगा। ये इस तरह से मेरी ये किताब है, और ये आपकी नज़र। शुक्रिया। तो जनाब जी, चलते चलते ये भी बता दूं कि जब बार बार आप खरबंदा साहब कह रहे थे, तो मुझे गोपीचंद नारंग साहब की डांट याद आ रही थी। जब मैं उन्हें साहब कह रहा था तो वो कहते थे कि केशव, साहब उन्हें कहते हैं जो इस दुनिया में नहीं हुआ करते। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा तो मेरे गोपीचंद नारंग साहब नहीं, नारंग साहब तो बहुत बड़ी, उनका तो नाम ही बड़ा काबिल ताज़ीम है, काबिल एहतराम है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि नहीं, वो लेकिन उन्होंने कहा है, मुझे सुनते रहे हमेशा। मेरी जब भी फ़ोन पे उनके साथ बातचीत हुआ करती, तो मेरी उनके साथ 5 इंटरव्यूज़ हैं। हाँ, तो वो तो उर्दू देखिए, गोपीचंद नारंग और ज्ञानचंद जैन, प्रेम कुमार तूर, ये वो लोग हैं
महेंद्र प्रताप चांद, इन लोगों ने उर्दू अदब को बहुत मालामाल कुछ किया, बहुत ज़्यादा मालामाल किया। और हमें फ़ख्र है कि इन सब लोगों को हम भी जानते रहे हैं, कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रही हैं, या हम उस दौर में जिए हैं। अगर हमारी मुलाकात भी नहीं हुई तो कम से कम उस दौर में जिए हैं कि जिस दौर में ये सब लोग हाँ। मौजूद रहे। बिल्कुल। ये हमारी खुशबख्ती जैसे है। मैं उनको अक्सर कहता था कि अरे आप लोगों ने तो वो दौर जिया है जब मंटो था, अमृता हाँ प्रीतम थी। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ, हमने वो दौर जिए जब आप लोग थे। क्योंकि कुछ टाइम के बाद चांद साहब जैसे लोगों को लोग कहा करेंगे बिल्कुल, कि कहाँ आपने देखा ढूंढेंगे है, साहब, कहाँ ढूंढेंगे। आपने देखा है तो हाँ हमने हाँ। देखा है। वो एक पंजाबी की एक किसी गीत में लाइन आती है कि नैयों लबड़े लाल गवाचे, मिट्टी ना फरोल जो गया। बिल्कुल। तो क्या होगा मिट्टी फरोलने से। देहरादून की इस फहरिस्त में कुछ और चीज़ें भी आपके सामने आने वाली हैं, तब तक इसे ही दोबारा देख लीजिए। शुक्रिया।